नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानियाँ विद गुंजन के में। दोस्तों, आज हम सबकी लाइफ कितनी फास्ट हो चुकी है नहीं? और ये हाल ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का हो चुका है, जहाँ पर आदमी भीड़ में रहकर भी अकेला हो गया है। उसके पास इतना समय तक नहीं है कि वो अपने आस पड़ोस के लोगों का हालचाल पूछ सके। हालचाल तो छोड़िए, उसको ये तक नहीं पता रहता कि उसके पड़ोस में कौन रह रहा है, क्या कर रहा है। और यहाँ तक कि हम लोग इतने ज़्यादा अकेले हो चुके हैं कि हम एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं, खुशियाँ नहीं बांटते, गम नहीं बांटते। आजकल की इस सोशल मीडिया के ज़िंदगी में हम दूर बैठे किसी दूसरे देश में व्यक्ति के साथ तो जुड़ जाते हैं, लेकिन हमारे पड़ोस के लोगों के साथ ही नहीं जुड़ पाते। दोस्तों, है ना ये कितनी व्यंग वाली बात? दोस्तों, पड़ोस के व्यक्ति का हालचाल पूछना तो दूर, वो तो छोड़िए ही, कभी कभी हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे पड़ोस में जो रह रहा है वो कौन है, उसका नेचर क्या है। क्या वहाँ कोई हादसा तो नहीं हो रहा? दरअसल दोस्तों, ये सब मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में एक ऐसा हादसा सामने आया है जहाँ पर पड़ोस में ही एक मर्डर हो जाता है। 3 दिन तक लाश सड़ती रहती है, लाश के 100 या उससे भी ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पड़ोसियों तक कोई भी खबर नहीं आती। एक जैसे कहते हैं ना कि सुई गिरने की आवाज़ होती है, वो तक नहीं होती। दोस्तों, आज बात करने जा रहा हूँ मनोज साहनी और सरस्वती वैद्या मर्डर केस की। दोस्तों, दरअसल ये कहानी है मनोज, जो कि लगभग 56 साल का एक व्यक्ति है, वो सरस्वती वैद्या जो कि 32 साल की एक महिला है, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में मुंबई में मीरा रोड पर स्थित एक सोसाइटी है, गीता आकाशदीप कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहाँ पर लगभग पिछले 3 सालों से रह रहा था। ये कहानी दरअसल शुरू होती है लगभग 10 साल पहले, जब ये सरस्वती मनोज से मिलती है। दरअसल दोस्तों, जो भी कहानी सामने आई है वो ये है कि सरस्वती के माँ बाप एक दूसरे से अलग हो गए। उसके बाद सरस्वती अपनी 4 बहनों के साथ अपनी माता के साथ रहने लगी, और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद सरस्वती की माँ का देहांत हो जाता है, और उसके बाद वो अपनी 4 बहनों के साथ वहीं अहमदनगर में एक आश्रम में जाकर रहने लगती है। और उसके बाद वो अपनी स्कूलिंग भी एक आश्रम से करती है और 10th तक वो पढ़ती भी है। और जब वो 18 साल की हो जाती है तो वो आश्रम से निकल जाती है और मुंबई में आ जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात इसी मनोज साहनी नाम के व्यक्ति से होती है, जो कि उस वक्त बोरीवली में रहता था। धीरे धीरे इनकी दूरियां नज़दीकियों में बदल जाती हैं और इन्हें प्यार हो जाता है, और वो अपने बोरीवली के घर में सरस्वती को लेकर आता है और लगभग 7 सालों तक वहाँ पर रहता है। उसके बाद वो सरस्वती को अपने साथ मीरा रोड पर स्थित उसी आकाशदीप सोसाइटी में ले आता है और पिछले 3 सालों से वहाँ पर रह रहा होता है। दरअसल दोस्तों, ये कपल इतने गोपनीय तरीके से वहाँ पर रह रहा था कि आसपास के लोगों को उनका नाम तक नहीं पता था। कुछ लोगों को तो ये लगता था कि शायद इनका रिश्ता एक पिता और बेटी का है, ना कि हस्बैंड वाइफ का। मनोज सरस्वती के साथ आकाशदीप सोसाइटी के 7वें फ्लोर के 704 फ्लैट नंबर में रह रहा था, और उसी के पड़ोस में एक फैमिली रहती है जिसमें कि एक यंग लड़का भी है जिसका नाम सोमेश श्रीवास्तव है। दोस्तों, दरअसल क्या होता है, सोमेश लगभग दोपहर तक अपनी जॉब से अक्सर वापस आ जाता था, और उसे कुछ दिनों से ये मनोज के घर से कुछ बदबू सी आ रही थी, ऐसे जैसे कि कोई चूहा मर गया हो। तो 1-2 दिनों तक तो
उसने इसको अवॉइड किया। उसने सोचा कि शायद कोई चूहा मर गया है, लेकिन जब ये स्मेल और ज़्यादा बढ़ने लगी तो उसको दिक्कत होने लगी। और एक दिन वो जॉब जाने के लिए जा रहा होता है, उसे स्मेल आती है और वो मनोज के घर के सामने रुककर उसका दरवाज़ा खटखटाता है। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी कोई भी बाहर नहीं आता, लेकिन सोमेश को ये पता होता है कि मनोज अंदर ही है, क्योंकि ताला नहीं लगा हुआ था दरवाजे पर और अंदर से ही शायद वो दरवाज़ा लॉक था। लेकिन कुछ ही देर में उसको अंदर से एक रूम फ्रेशनर स्प्रे करने की आवाज़ आती है, तो वो समझ जाता है कि अंदर कोई ना कोई है और वो बदबू को दबाने के लिए रूम फ्रेशनर का प्रयोग कर रहा है। कुछ ही देर बाद सोमेश नीचे आ जाता है। थोड़ी ही देर में मनोज भी उसके पीछे नीचे आता है और सोमेश उसे रोककर पूछता है कि अंकल क्या हो गया, आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, तो चलिए चलकर देखते हैं, हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन मनोज बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो उसको कोई ना कोई बहाना करके टाल देता है और उससे कहता है कि बेटा मैं रात को 10:30 बजे तक वापस आ जाऊंगा, तब देखते हैं, अभी मैं किसी अर्जेंट काम से जा रहा हूँ। और दोस्तों उस समय वो वहाँ से बात को टाल कर निकल जाता है, लेकिन सोमेश को और ज़्यादा शक होने लगता है मनोज पर, क्योंकि जो स्मेल उस कमरे से आ रही थी वही स्मेल सोमेश को मनोज के कपड़ों से भी आ रही थी, उसके शरीर से आ रही थी, जिसने उसे चौकन्ना कर दिया। और उसने एक सही कदम उठाया। उसने सोसाइटी के गार्ड्स को प्लस वहाँ के चेयरपर्सन को और मेंबर्स को इस घटना के बारे में बताया। सब लोग इकट्ठा हुए और मनोज के घर के बाहर जा पहुँचे। उन्हें वाकई स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगी और उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। और इसके बाद उन्होंने पुलिस को इत्तला की और पुलिस वहाँ पर थोड़ी देर में पहुँची। पुलिस भी हैरान हो गई इतनी ज़्यादा स्मेल को वहाँ पर महसूस करके, और पुलिस ने ये फैसला किया कि चलो ठीक है, अब मनोज का इंतज़ार नहीं करते हैं, दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं। पुलिस दरवाज़ा तोड़ती है और अंदर जाती है और साथ ही में सोमेश और वहाँ के मेंबर्स, सोसाइटी के मेंबर्स भी अंदर जाते हैं। वो पहले अंदर जाते हैं तो ड्राइंग रूम तो उन्हें बिल्कुल साफ मिलता है। उसके बाद वो बेडरूम में जाते हैं तो बेडरूम पर उन्हें पलंग पर काले कलर की पन्नियाँ बिछी हुई मिलती हैं। तो पुलिस को शक होता है कि ज़रूर मनोज ने पलंग के अंदर कोई ना कोई लाश या कुछ छुपा रखा है, लेकिन ऐसा उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो लोग रसोई में पहुँचते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि शायद उनमें से कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं था जिसने अपनी आंखों के सामने वो मंजर उस दिन देखा होगा। उस दिन उन्हें उस रसोई में एक लाश के लगभग 100 से ज़्यादा कटे हुए टुकड़े मिलते हैं। 3 खून से सनी बाल्टियाँ मिलती हैं और साथ ही में एक प्रेशर कुकर जिसके अंदर मांस के कुछ टुकड़े उबले हुए और गैस पर लाश के कुछ टुकड़े भुने हुए भी मिलते हैं। और आसपास उन्हें सरस्वती की सर की कटी हुई चोटी भी पड़ी हुई मिलती है। और दोस्तों ये सब उस मनोज ने जो पेड़ काटने वाली मशीन होती है, वुड कटर मशीन, उसके थ्रू ये किया था, जो कि पुलिस को बेडरूम से बरामद हुई। दोस्तों ये सब देखकर वो लोग बहुत भौचक्के रह जाते हैं। तब सोमेश पुलिस को बताता है कि मनोज ने बोला था कि वो 10:30 बजे के आसपास रात को वापस आएगा, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि अब मनोज वापस आने वाला है, वो शायद भाग चुका है। लेकिन पुलिस ने कहा कि ठीक है, हम उसका इंतज़ार करेंगे छुपकर, और जैसे ही वो आएगा उसे धर दबोचेंगे। और सचमुच मनोज लगभग 8:30 से 8:45 के बीच में सोसाइटी में एंटर करता है, और जब वो लिफ्ट से ऊपर आता है तो पुलिस उसे धर दबोचती है। अभी फ़िलहाल मनोज पुलिस की कस्टडी में है और साथ ही में पुलिस
सरस्वती की चारों बहनों के भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रही है, जो कि बताया जा रहा है कि सरस्वती की लगातार टच में थी जब वो सरस्वती जिंदा थी। दोस्तों, मनोज ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि उसकी तो शादी हो चुकी थी सरस्वती से, वो किसी लिव इन में नहीं रह रहे थे, लेकिन वो शादी उन्होंने एक गोपनीय तरीके से की थी, किसी को बुलाया नहीं था उस शादी में, और उसने आज तक सरस्वती के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया। और इसका रीज़न उसने ये बताया कि वो दरअसल HIV पॉजिटिव है। और उसने ये बताया दोस्तों कि उसने शादी भले ही की है सरस्वती से, लेकिन वो उसे एक बीवी की नज़र से नहीं बल्कि एक बेटी की नज़र से देखता है, जिसे वो पढ़ाता भी था। दरअसल दोस्तों, पुलिस का कहना है कि मनोज ये उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स देकर सिर्फ पुलिस का समय बर्बाद कर रहा है और उसे मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है। आगे मनोज ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि सरस्वती को उसने नहीं मारा, बल्कि सरस्वती पहले से ही सुसाइड कर चुकी थी जहर पीकर। और जैसे ही उस दिन वो अपने घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि सरस्वती ज़मीन पे पड़ी हुई है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। और ये सब देखकर मनोज बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और उसने ये सोचा कि कहीं उस पर इस मौत का इल्ज़ाम ना आ जाए, इसीलिए उसने डर के मारे ऐसा घिनौना कदम उठाया। लेकिन दोस्तों, पुलिस का ये मानना है कि मनोज ये सब झूठी कहानियाँ गढ़ रहा है और दरअसल उसे 100 टुकड़े करने का आइडिया अभी हाल ही में हुए आफ्ताब श्रद्धा मर्डर केस से मिला है। श्रद्धा मर्डर केस में भी आफ्ताब ने श्रद्धा के कई सारे टुकड़े करके उसकी लाश को फ्रिज में रखा था। दोस्तों, अभी सरस्वती हत्याकांड में काफ़ी सारे खुलासे होने बाकी हैं और साथ ही सरस्वती की चारों बहनों के स्टेटमेंट्स भी पब्लिकली आने बाकी हैं दोस्तों। लेकिन इस सरस्वती हत्याकांड ने सचमुच हम लोगों की आंखें खोल दी हैं और हमें जागरूक होने पे मजबूर कर दिया है। दोस्तों, आज अगर सचमुच मनोज का पड़ोसी सोमेश जागरूक नहीं होता और हिम्मत करके सोसाइटी वालों को इकट्ठा करके उस बदबू वाले सिलसिले को सबके सामने नहीं लाता, तो आज शायद मनोज पुलिस की गिरफ्त में नहीं होता। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा सतर्क रहिए और अपने आसपास के परिवेश से हमेशा अवेयर रहिए। धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि इस कहानी से आप लोग भी सीख लेंगे और हमेशा अपने सोशल अवेयरनेस बनाए रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।